31 क 31 ख 31 ग 31 घ। ठीक। अब थोड़ा सा 31 क या 31A के बारे में जान लेते हैं। आज की तारीख में इसमें क्या क्या है? राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और राज्य द्वारा क्या है? संपदाओं का अधिग्रहण एवं संबंधित अधिकार। इंग्लिश में क्या है? एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, और क्या है? एंड रिलेटेड राइट ऑफ द स्टेट। ठीक। आज जो है, आज जिन विधियों को 14 और 19 से आज की तारीख में संरक्षण है 31A के अंतर्गत, यह है राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण करने से संबंधित अधिग्रहण और संबंधित अधिकार, यानी इक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एंड रिलेटेड राइट ऑफ द स्टेट। और दूसरा क्या है? राज्य द्वारा जनहित में संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार अपने हाथ में लेना। ठीक। प्रबंधन के अधिकार का प्रबंधन का दायित्व संभालना, या हाथ में लेना, प्रबंधन का दायित्व संभालना। इंग्लिश में क्या है? टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। ठीक है। इसमें राज्य द्वारा संपदाओं के अधिग्रहण से संबंधित अधिग्रहण एवं उससे संबंधित अधिकार, एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एंड रिलेटेड राइट ऑफ द स्टेट, एंड टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय द स्टेट, यानी राज्य जो है कब इन पब्लिक इंटरेस्ट, राज्य हित में जो है किसी संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व अपने हाथ में ले सकता है। और तीसरा क्या है? किसी निगम के 2 या 2 से अधिक निगम को क्या करना? 2 या 2 से अधिक निगमों का एमलगमेशन करना। ठीक है। और चौथा क्या है? एक्सटिंग्विशमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ राइट ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ कॉरपोरेशन। कहने का मतलब किसी कॉरपोरेशन के क्या करना? किसी निगम के, किसी कॉरपोरेशन के शेयर होल्डरों को या निवेशकों के अधिकार को क्या करना? समाप्त करना या संशोधित करना, मॉडिफाई करना। ये भी उसी के अंतर्गत आता है। और पांचवा क्या है? एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग राइट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीजेस, यानी खनिज पट्टे का पुनर्निर्धारण या समापन। खनिज पट्टे का पुनर्निर्धारण या समापन, ये चीजें हैं स्टेट के द्वारा संपत्ति के अर्जन में राज्य जो है
ये दायित्व बढ़ा दिए गए आर्थिक सुधार के बाद। पहले जमींदारी आंदोलन को ही लेके था, यानी चाहे तो संपदाओं का जैसे अधिग्रहण कर ले या उससे संबंधित कोई अधिकार ले ले, या पब्लिक इंटरेस्ट में अपने प्रबंधन का दायित्व ले ले, ठीक है, राज्य द्वारा प्रबंधन का दायित्व ले ले, या फिर अमलगेशन ऑफ कॉरपोरेशन, 2 या 2 से अधिक निगमों को जो है अमलगेशन कर दे, उन्हें क्या कर दे कि उसका हिंदी क्या है, समामेलन, हाँ हिंदी के में इसकी स्थिति है समामेलन, निगमों का सम्मिश्रण, और एक्सटिंग्विशमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ क्या है, ऑफ कॉरपोरेशन, किसी निगम के क्या, निगम के शेयरधारकों और निवेशकों के जो राइट हैं उनका क्या करना, पूरा निर्धारण करना या समापन करना। क्योंकि शेयर किसी कॉरपोरेशन को सरकार अगर चाहती है, राज्य अगर चाहता है, तो उसके कॉरपोरेशन के शेयर के राइट्स को या जो उसके डायरेक्टर्स हैं उनमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन कर दे या उसका एक्सटिंग्विशमेंट कर दे। इसी तरीके से खनिज पट्टों का पुनर्निर्धारण या समापन है। अगर सरकार चाहे, राज्य इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो खनिज पट्टों का जो है, ये 5 चीजें हैं 31 में। और एक बात और इसमें कि संपदा शब्द को लेकर के कठिनाई आई कि संपदा में क्या क्या आएगा। संपदा शब्द को लेके कि संपदा में, स्टेट में क्या क्या आएगा, ये प्रश्न बड़ा कठिनाई भरा था। तो इस प्रश्न के 17वें संविधान संशोधन के द्वारा, 17वें संविधान संशोधन द्वारा 1964 में इस संपदाओं के अंतर्गत स्टेट शब्द को एक्सपेंड किया गया। स्टेट शब्द में क्या क्या आ गया, जागीर है, इनाम है, मुआफी है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो भूमि है वो भी आएगी इसमें। तो ये 17 अमेंडमेंट के द्वारा 1964 में इसका विस्तार किया गया और इसमें ये चीज़ें शामिल की गई। और इसमें तमिलनाडु और केरल में जो जन्मम भूमि का अधिकार था, उसको भी कहा गया कि ये भी जो है स्टेट में संपदाओं के अंतर्गत शामिल होगा। हमें पता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को राज्य हस्तगत करता है, इंग्लिश में क्या एक्विजिशन और रिक्विजिशन करता है, तो क्या है कि अगर वो भूमि जो है स्टैट्यूटरी सीलिंग में है कि अंदर है, और अगर उस पे जो है फसल उगाई जाती है, तो जब राज्य ऐसी भूमि का एक्विजिशन या रिक्विजिशन करेगा, अधिग्रहण करेगा, तो क्या करेगा, उसे बाजार मूल्य पे, हाँ मार्केट प्राइस पे उसको जो है कंपेंसेशन देगा। 2 कंडीशन है कि भूमि जो, पहला तो ये कि पब्लिक इंटरेस्ट में ली गई हो, दूसरा ये है कि जो स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ सीलिंग है, सीलिंग की जो सीमा बनाई गई है वो भूमि जो है उसके भीतर हो, बाहर ना हो, सीलिंग के भीतर है और उस पर क्रॉप है, फसल उगाई जाती है, तो उसके बाजार मूल्य के, तो उसको जो है बाजार मूल्य के बराबर कंपेंसेशन दिया जाएगा। ये 31 की कुछ मेन बातें हैं, इतनी बातें। ये थोड़ा बड़ा टिपिकल है 31 संपत्ति का अधिकार पढ़ने से थोड़ा सा घबराहट होती है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी तो फिर इसको और आप पढ़ेंगे तो और क्लियर होगी। तो 31 में बताया कि यही चीज़ें थी कि राज्य द्वारा संपदाओं का या उनसे जुड़े हुए क्या कहते हैं कि किसी रिलेटेड राइट का, किसी अधिकार का अगर जो है,
हाँ, अगर राज्य जो है इसके लिए कोई कानून बनाता है उसको अधिग्रहण करने के लिए, तो उसको इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह 14, 19, 31 अब 14, 19 का उल्लंघन करता है, उससे बचाता है। और बताया गया कि 14, 19 से उल्लंघन के लिए जो इसका विस्तार हो गया, खास फोर्थ अमेंडमेंट 1955 के द्वारा इसमें आर्थिक सुधारों से रिलेटेड चीज़ें जोड़ दी गई और बताया कि इसमें 5 चीज़ें से क्या कर सकता है राज्य द्वारा। राज्य क्या क्या बताया कि राज्य जो है संपदाओं का अधिग्रहण और संबंधित अधिकार राज्य संपत्ति के प्रवर्धन का दायित्व लोकहित में संभाल सकता है, या हाँ अमलगमेशन ऑफ कॉरपोरेशन, निगमों का जो है सम्मिश्रण है, और जो है किसी कॉरपोरेशन में जो है उसके शेयर होल्डरों का, उसके निवेशकों का जो राइट है उसको क्या कर सकता है, हाँ उसको मॉडिफाई कर सकता है और उसको एक्सटिंग्विशमेंट, उसका समापन कर सकता है। और 5वां क्या था, हाँ माइनिंग लीज की बात हो रही थी, और खनिज पट्टों का जो है पुनर्निर्धारण कर सकता है या उसका समापन कर सकता है। ये 5 बातें हैं। और ये भी क्लियर है कि विधानमंडल अगर कोई कानून बनाता है तो उसको 31A का लाभ तभी मिलेगा जबकि उसको राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है। ठीक, ये चीज़ें थी। और ये भी हो गया कि संपदा का विस्तार जो है 17th अमेंडमेंट बताया, इसके द्वारा क्या मुआफी, जागीर, रैयतवाड़ी भूमि और हाँ जन्मम, इन तक भी हो गया। तो यही मोटी मोटी बातें हैं। इसको 31 में आप याद रखें। और 31B पे आते हैं। 31B क्या कहता है? 31B हम पढ़े थे कि ये भी 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर फर्स्ट अमेंडमेंट। दोनों 31A 31B इट शुड बी क्लियर आफ्टर फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। ठीक, बताया कि जो जमींदारी से भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, और जो जमींदारी एबोलिशन से जो जुड़े लॉज थे जो स्टेट के बने हुए, उस स्टेट के लॉज की एक सूची बना करके 9th शेड्यूल में डाल दी गई। पहले 8 शेड्यूल था इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, 9th शेड्यूल ऐड किया गया। और ये कहा गया, क्या कहा गया कि अगर इसमें कोई विधि शामिल की जाती है तो उसे न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी, इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी, इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जाएगा कि ये भाग 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं, उल्लंघन करते हैं। ठीक, क्लियर, का वायलेशन करते हैं। तो यही है इसकी, अगर शेड्यूल 9 में जो चीजें शामिल की गई हैं उन्हें इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी कि वो भाग 3 में दिए गए किसी मूल अधिकार का वायलेशन करते हैं, या उसको ये संविधान की भाषा में कहें तो या उससे असंगत हैं, इनकॉन्सिस्टेंट, असंगत हैं, या उसको न्यून करती हैं। क्या था? हाँ, उसको न्यून करती हैं या छीनती हैं। राइट, उसको न्यून करती हैं या छीनती हैं। संविधान की भाषा में वो असंगत बनाई गई विधि असंगत नहीं होगी, असंगत या नहीं, असंगत नहीं होगी, असंगत, न्यून या छीनना, तीनों चीजें हैं उसमें। हाँ, इनकॉन्सिस्टेंट, एब्यूजेस एंड टेक्स अवे। इस आधार पे जो है संविधान, कोई वाद न्यायालय में नहीं लाया जाएगा कि ये भाग 3 में दिए गए अधिकारों के असंगत हैं या अधिकारों को या छीनती हैं या न्यून करती हैं। इस आधार पर न्यायालय में कोई वाद नहीं पेश किया जाएगा। यही है। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने की है कि 31B जो है इट इज ब्रॉडर देन 31A। 30B जो है 31A से व्यापक है। वाई, क्यों व्यापक है? हाँ, ये कह रहा था कि सिर्फ 14, 19, बता दें कि 31 भी था यहाँ। अगर आप देखेंगे तो अब डिलीटेड है, लोप है, इसको डिलीट मार दिया गया, जैसे मोबाइल की भाषा में डिलीट मारते हैं, तो ये डिलीट मार दिया गया। अब ये 14, 19 है। तो 31 हमारा ये कह रहा था कि वो विधियां जो फंडामेंटल राइट 14, 19 के उल्लंघन है करती हैं, उसकी बात कर रहा है। और यहाँ 31B ये कह रहा है साफ साफ
कि भाग 3 में दिए गए किन्हीं मूल अधिकार का उल्लंघन करती हैं। ये ज़्यादा ब्रॉडर है। और ये भी है कि इसका प्रभाव जो है भूतलक्षी है। एक रोचक बात और जान लीजिएगा, यदि अवैध घोषित एक्ट को भी इसमें शामिल, नवी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, कोई ठीक है, कोई अवैध विधि भी जैसे घोषित कर दी गई है, उसको आप नवी अनुसूची में शामिल कर लेंगे तो उसको जो है उसकी विधि मान्यता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बातें इसमें थोड़ी सी खास है, इसका प्रभाव भूतलक्षी है। और एक बात जान लीजिए कि ये 51 में 1951 में कुल 13 थे। 1951 में कुल 13 विधियां शामिल की गई थी। उसके बाद इसमें अलग अलग समय पे 14वें, 17वें, 29वें, उसके बाद 34वें, 39वें और 42वें, इन संविधान संशोधनों द्वारा इनकी संख्या बढ़ती चली गई। इसकी टाइटल क्या है 31B की, देखिए नहीं बताया क्या है। 31 की टाइटल क्या है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो जान गए 1951 में जो है फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 9 शेड्यूल बनाई गई, जो अलग एक्ट्स है, ये एक्ट्स एंड रेगुलेशंस है। तो उस समय पीछे हम जब समरी पढ़ रहे थे तो देखा, हमने चर्चा की थी वहां पे कि जमींदारी और लैंड रिफॉर्म और जमींदारी एवोल्यूशन को लेके डिफरेंट डिस्प्यूट्स कोर्ट में आ रहे थे, न्यायालय में। तो उसी के बचाव के लिए जो भूमि सुधार से संबंधित कानून थे 1951 में, वो सारे कानून को एक जगह इकट्ठा करके उठा करके एक 9 शेड्यूल क्रिएट की, उसमें डाल दिया गया और ये कहा गया कि नवी अनुसूची में शामिल किसी विधि की संवैधानिकता को न्यायालय में चुनौती इस आधार पर नहीं दी जाएगी कि ये मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, किन्हीं फंडामेंटल राइट को के असंगत हैं या उसको छीनते हैं या उसको न्यून करते हैं, उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये जो है व्यवस्था दी गई। और इस तरह से हम देखते हैं कि 31B ब्रॉडर है, ये किन्हीं फंडामेंटल राइट की बात करता है। और ये क्या कह रहा था, ये 14-19 की बात कर रहा था, उस तब के 31 बिफोर 1978। तो ये बात जो है क्लियर हो गई। और ये विधियों की जो संख्या है जो 9 शेड्यूल में थी, ये 13 से शुरू हुई थी और आज ये बढ़ते 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 कितनी हो गई है, ये 284 हो गई, 283, 284 हो गई। ये बढ़ते बढ़ते जो है 284 हो गई है। ये 16वें जो है, ये 2016 तक की स्टेटस है, इसकी संख्या 284 हो गई है 13 से बढ़ के। तो ये इन विधियों की जो है, इन एक्ट्स और रेगुलेशन को ये संरक्षण प्रदान करता है। और खास करके आप देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय यानी सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर की कानून इसमें शामिल किए गए। अच्छा, इसमें भूमि सुधार से संबंधित विधियां तो है ही हैं, उसके साथ साथ तमाम केंद्रीय कानून भी हैं, उसके साथ साथ हाँ केंद्रीय कानून भी है। और जो है इसी में केंद्रीय कानून में एक कानून ये था कि आपत्तिजनक सामग्री, क्या है, आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन रोकथाम अधिनियम, आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन रोकथाम अधिनियम। ये कब बना था? 1975 में। और एक कानून था केंद्रीय अकाउंट्स का विभागीकरण,
है? कब का था ये? 1976। तो ये जो है, ये दो कानून जब ये केंद्रीय दो कानून 9 शेड्यूल में डाल दिए गए थे या, लेकिन ये दो एक्ट जब संसद में इस पे चर्चा हो रही थी, ये तो भूमि सुधारों के लिए 9 शेड्यूल बनाया गया था, लेकिन कई ऐसे कानून, दो कानून आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन रोकथाम अधिनियम 1975 था, इसी तरीके से केंद्रीय अकाउंट्स का विभागीकरण ये कानून था, इसको भी 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। ये जो कानून थे दोनों को, तो संसद में बहस के दौरान सदस्यों ने इस बात पे आपत्ति की कि भैया ये तो बना हुआ था लैंड रिफॉर्म और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित 9 शेड्यूल बना था, इसमें ये सारी चीज़ें क्या ठूसी जा रही हैं। तो तब के लॉ मिनिस्टर जो थे, उन्होंने जवाब में कहा था कि 9 शेड्यूल सिर्फ इसलिए नहीं बनी है कि उसमें जो है हम सिर्फ लैंड रिफॉर्म से संबंधित या जमींदारी उन्मूलन से संबंधित, उन्होंने कहा ये इसमें सारे जो प्रोग्रेसिव क्लॉज हैं, जितने प्रगतिशील कानून है वह लोकहित में है। हाँ, यानी ऑल प्रोग्रेसिव लॉज हैं और लॉज इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये जो कानून है उसको सबको 9 में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 9 शेड्यूल सिर्फ जमींदारी उन्मूलन इसके लिए नहीं है, जितने भी प्रगतिशील कानून हैं, प्रोग्रेसिव लॉज हैं, लेकिन लॉ मिनिस्टर का ये तर्क माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए इनका सृजन किया गया था। और अगर हम जो है प्रगतिशीलता के आधार पे कानून के बनाएंगे तो कानून तो बनता ही प्रगतिशीलता के लिए। जहां हमारा संविधान हमको पूरी तरीके से हम अपने आप को संविधान में नहीं देख पाते हैं, कोई दिक्कत पाते हैं, तभी तो हम संविधान में संशोधन करते हैं। जब समय के साथ हम संविधान से कुछ आगे निकलने लगते हैं, तभी तो हमको संविधान में बदलाव की जरूरत होती है। तो एक तरह से जितने भी कानून होते हैं, सारे कानून ही प्रगतिशील होने का दावा करते हैं, और सारे ही कानून जो है लोकहित के नाम पे ही बनाए जाते हैं, कोई लोकहित के नाम पे तो बनता नहीं। तो ये बड़ा कमजोर तर्क दिखाई देता है विधि मंत्री साहब का। उसको बचाने के लिए रखा जाता है कि उसको न्यायिक जो जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। उन कानूनों को जिनको न्यायिक समीक्षा के दायरे से सरकार बाहर रखना चाहती है, उसको जो है 9 शेड्यूल में भर देने की एक टेंडेंसी हो गई थी। वो न्यायिक में समीक्षा नहीं की जाएगी उस कानून को बचाने के लिए, जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए, न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए। तो ये प्रगतिशील हो गए। अगर हम मानेंगे कि प्रगतिशील 9 शेड्यूल को मान लेंगे तो सारे कानून अपने आप में प्रगतिशील हैं। जब हम संविधान में अपने आप को नहीं देख पाते, हमको लगता है कि हमारे संविधान में कुछ चीज़ें और होनी चाहिए कि हमको सहूलियत हो जाएगी, और सारे कानून लोकहित में बनते हैं, तब तो फिर जितने कानून हैं सारे 9 शेड्यूल में डाल देने चाहिए। और सारे कानून का फिर क्या होगा? सारे कानून का जो है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर आ जाएंगे। हालांकि स्थिति अलग है, आगे हम देखते हैं, ऐसा नहीं है। अब उसी पे आते हैं, या 31B और 31A देख लिए हम लोग 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। ये हो गया, इनका प्रभाव भूतलक्षी है। अगर कोई ऐसी विधि जो विधिमान्य नहीं है, अविधिमान्य घोषित की जा चुकी है, उसको भी अगर इसमें शामिल कर लेंगे तो उसकी विधिमान्यता को, उसकी लीगैलिटी को, उसकी कॉन्सिक्वेंसी को, हाँ, तो ये चीज़ हो गई। और अब 31C क्या है? 31C भी आपको पता है कि जो है कुछ DPSP को फंडामेंटल राइट्स पर वरीयता देना, यही था ना? बताया कि 25th अमेंडमेंट के द्वारा, 25th अमेंडमेंट कब हुआ था? 1971। 25th अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था 31C में?
ये कहा गया था कि 39 बी और सी फंडामेंटल राइट 39 पीछे हम लोग पीछे बता चुके हैं, 39 बी और सी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, के प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी कानून को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वे भाग 3 में प्रदत्त अनुच्छेद 14 और 19 का 14 और 19 का उल्लंघन करते हैं। 14 पता है आपको, विधि के समझ समता विधि का समान संरक्षण, 19 स्वतंत्रता का अधिकार, वाक अभिव्यक्ति, घूमने टहलने, वित्तीय व्यवसाय करने, असेंबली करने, ये सारी चीजें देख चुके हम लोग। तो यही 31C का मतलब यही है, ठीक है। 31C यही कहता है, क्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्व 39 बी और सी के प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी कानून को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वो जो है क्या करता है, 14-19 का उल्लंघन करता है। और इसमें दूसरी बात भी थी, इसका पहला खंड था, दूसरा खंड जो था ये इसे न्यायिक समीक्षा से बचाता था, न्यायिक समीक्षा से बचाता था। और आपको मालूम है कि केशवानंद भारती का जजमेंट कब आया था, 24 अप्रैल 1973 को। केशवानंद भारती बाद में इस पहले को तो वैलिड घोषित किया गया था, इसको दूसरे वाले को नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया था, बिकॉज न्यायिक समीक्षा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है। तो ये निकाल दिया गया था। और ये भी मालूम आपको कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये इसका विस्तार किया गया। ये कहा गया कि 39 बी सी ही नहीं बल्कि भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व या उनमें से किसी, यहां प्रतिस्थापित कर दिया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, क्या कि भाग 4 में उल्लिखित प्रिस्क्राइब्ड या डिस्क्राइब्ड नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में या उनमें से किसी एक, इसका अभिप्राय ये हो गया कि किसी भी नीति निर्देश, ये 39 BC की 25वें संविधान संशोधन में सिर्फ 39 BC को जो है क्रियान्वित करने के लिए ये छूट दी गई कि इसे इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, 14-19 का उल्लंघन करते हैं। लेकिन आप पता है आपको कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसको बढ़ा दिया गया कि किसी भी नीति निर्देशक तत्व को, है भाग 4 में उल्लिखित निर्देशक तत्व या उनमें से किसी भी नीति निर्देशक तत्व को, सारे या किसी को, अगर उसके लिए उसको लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाएगा तो उसे न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वो 14-19 का उल्लंघन करते हैं। लेकिन आपको पता है कि इसको जो है कोर्ट ने मिनर्वा विवाद, क्लियर, हाँ, मिनर्वा विवाद में न्यायालय ने इसको मिनर्वा विवाद में, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में कोर्ट ने जो है कहा, क्या कहा, इसको खारिज कर दिया। जो संशोधित 31C था, जो 31C एमेंडेड था, यानी कोर्ट ने 39 BC की वैलिडिटी तो दी, 39 BC के क्रियान्वयन के लिए ठीक है, चलेगा कि 39 BC के लिए कोई कानून बनाए जाते हैं तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी कि वो जो है 14-19 का उल्लंघन करते हैं। लेकिन इसको जो है कोर्ट ने कहा कि सारे DDPSP को फंडामेंटल राइट पे ओवरराइड करना, ये क्या उन्होंने कहा, ये कहा कि ये संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है। यानी फंडामेंटल राइट्स और DPSP में
सामंजस्य भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। ठीक, ये चीजें आती है बार बार कि किस जजमेंट में ये कहा गया कि जो है ये मूल अधिकार पर जो है, किस जजमेंट में ये कहा गया कि जो है फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व में सामंजस्य स्थापित करना भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। और चूंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो ऑब्जेक्ट हैं, वो उद्देश्य हैं जिन्हें हमें अचीव करना है, सॉरी डीपीएसपी जो है वो ऑब्जेक्टिव हैं जिन्हें हमें पाना है, और फंडामेंटल राइट्स वो साधन हैं, वो पवित्र साधन से ही हम अच्छे साध्य को पा सकते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की मान्यता है, विरासत है। तो कहने का मतलब ये कि आज की स्थिति में क्या है कि ये जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 39BC का विस्तार करके इसे पूरे डीपीएसपी पे लगा दिया गया था कि डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए कोई कानून बनाया जाएगा तो न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वो फंडामेंटल राइट 14-19 का वायलेशन करता है। इसे न्यायालय ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस तरह से ये बात स्थापित हुई। और हम बामन राव केस में, बामन राव बनाम भारत संघ, बामन राव बनाम भारत संघ के बाद में एक बार फिर ये उठा कि 31A, B और C की विधि मान्यता को चैलेंज किया गया। तो बामन राव बाद में कोर्ट ने यही कहा कि 31A विधिमान्य है। ठीक, 31A को कहा, प्रथम संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया था, कहा विधिमान्य है। 31B को कोर्ट ने कहा कि ये भी विधिमान्य है, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि 24 अप्रैल 1973 जिस दिन से केशवानंद भारती का जजमेंट दिया गया था, केशवानंद भारती का जजमेंट आया था, उस दिन से जो शेड्यूल 9 में शामिल किए गए विषय हैं, उसके बाद के किसी विधि को ठीक, उसके बाद की किसी विधि को उसकी विधि मान्यता को लेकर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती हो। जो नवी सूची का जो पिटारा था कि उसमें कुछ भी शामिल कर दो और जुडिशियल रिव्यू से बच जाओ, न्यायिक पुनरावलोकन से बच जाओ, वो कोर्ट ने कहा कि विकास 14 और 19 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, 14 और 19 में जो हमारे प्रदत्त अधिकार हैं स्वाधीनता के, वो स्वाधीनता के जो मूल अधिकार एक लोकतंत्र के लिए 14 और 19 अपरिहार्य हैं। इसलिए कोर्ट का यह जजमेंट था कि पहले की विधियों को, 21 तारीख के पहले की विधियों की तो न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन केशवानंद भारती के जजमेंट आने के बाद जो भी चीज़ें 9 शेड्यूल में शामिल की गई हैं, इसके बाद से 74, 75, 76 में भी शामिल की गई हैं, उनको लेकर के अगर किसी को ये है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसकी न्यायिक समीक्षा कोर्ट कर सकता है। न्यायिक समीक्षा संविधान का मूल ढांचा है और इसको जो है क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया जा सकता। और 14 और 19 जो है में प्रदत्त स्वाधीनता के मूल अधिकार को नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लोकतंत्र की हिफाजत करता है, लोकतंत्र का स्तंभ है। तो ये बामन राव बाद में ये क्लियर हो गया कि 31A को कोर्ट ने कहा विधिमान्य है, 31B को कोर्ट ने कहा कि ये भी विधिमान्य है, लेकिन 24/4/73 केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद 9 शेड्यूल में शामिल किए गए किसी विषय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती। 31C का मतलब जहां तक था, 31C की बात, 31C में जब ओरिजिनल बताया 25वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था तो इसमें 2 बातें जोड़ी गई थी। एक ये कहा गया था कि 39BC
के क्रियान्वयन के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है, हाँ, तो उसे इस आधार पर जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी कि वो मूल अधिकारों के 14-19 के विरोध में ये बनाया गया था। और दूसरा इसमें ये जोड़ा गया था कि इसको न्यायिक समीक्षा से ही बाहर रखा गया था। पीछे हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर लें इसका। तो दूसरे वाले को कोर्ट ने वाइड घोषित कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। क्यों? केशवानंद भारती के जजमेंट में, याद रखने की चीज है। और 39B(c) जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको एक्सपेंड करके सारे DPSP पर लागू किया गया है, उसको कोर्ट ने क्या कहा? उसको कोर्ट ने वाइड घोषित कर दिया, नल घोषित कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि ये बामनराववाद में कहा गया कि 31C, 31C अपने मूल रूप में, मूल रूप का मतलब कि 39B(c) की बात खाली हो रही है, वो लागू करने के लिए कोई कानून बनाएगा तो उसे न्यायालय में 14-19 के विरोध में होने के कारण चुनौती नहीं दी जाएगी। ये कहा 39B(c) की बात है। और केशवानंद भारती के जजमेंट को सही कहा, केशवानंद भारती में ही इस बात को जो है वाइड घोषित किया जा चुका है कि क्या, हाँ, कि इसको जो है न्यायिक पुनरावलोकन इसका हो सकता है। यही 31A(b)(c) की स्थिति है। और एक चीज और जान लें, किसी में एक 31D भी था, है? जो राष्ट्र विरोधी है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जारी किया गया, तो जो राष्ट्र विरोधी कानूनों को संरक्षण प्रदान करता था, राष्ट्र विरोधी किसी क्रियाकलापों के संदर्भ में था, और उसको जो है ऐसे कानून को संरक्षण प्रदान करता था। ये 42वें द्वारा किया गया था। और 43वें संविधान संशोधन द्वारा ही, हालांकि इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियां क्या क्या है इसको डिफाइन भी किया गया था, लेकिन इसका विपक्ष ने बड़ा विरोध किया और जो है 43वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भी डिलीट मार दिया गया। बस ये जानने की बात है, ये भी डिलीटेड हो गया है? तो ये रही छोटी छोटी बातें 31A(b)(c) के बारे में, है? ठीक है। हाँ, तो ये बात हो गई। अब आगे हम देखते हैं कि एक प्रश्न बार बार आता है एग्जाम में कि प्रेजेंट स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, एक प्रश्न जो है ये बार बार आता है कि व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट। ये कई बार मेंस के एग्जाम में आया है। तो अगर ये सवाल आता है तो आप इसमें क्या करेंगे? आप लिख देंगे, इसको लिख देंगे कि द राइट ऑफ प्रॉपर्टी वाज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल राइट्स, और इट वाज डेल्ट बाई आर्टिकल 19(1)(f and 31, ठीक। and you know that article 19 guaranteed क्या करता है? टू एनी सिटीजन द राइट टू एक्वायर और क्या, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक। तो आएगा तो ये बात यहां से लिख दीजिएगा, प्रेजेंट द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी वाज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल राइट, है। इट वाज डेल्ट बाय आर्टिकल 19(1)(f and 31. आर्टिकल 19 गारंटीड टू एवरी सिटीजन द राइट टू, 19(1)(f की बात की, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, गारंटीड टू एवरी सिटीजन, टू एनी सिटीजन, एवरी सिटीजन, ये सिटीजन की बात कर रहा है, ठीक। क्या करना? पहले पढ़ा, एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक। ये लिख देंगे आप। फिर लिखेंगे इट प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन। और आर्टिकल 31 क्या कहता था? आर्टिकल 31 के हिसाब से इट प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन shall be deprived of his property, shall be deprived of his property except by authority of law,
ठीक है, तो अगर ये सवाल आता है तो ऐसे ही आप भूमिका बना करके लिख देंगे कि द राइट of property was one of the 7 fundamental rights. It was dealt by Article 19(1)(f) and 31. In 19(1)(f) guaranteed to any citizen the right to acquire, hold, or dispose of the property, and in 31 it provided that no person shall be deprived of his property except by authority of law. ठीक, ये लिख देंगे आप। फिर नीचे क्या लिख देंगे, ऐसी 2 कंडीशंस है कि 31 में ये व्यवस्था करता है कि देयर आर द 2 कंडीशन इन विच, जिसमें कि द स्टेट कैन एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऐसी कौन सी सिचुएशन है, 2 पीछे पढ़ा हमने, इट शुड बी फॉर पब्लिक पर्पज, और क्या होना चाहिए दूसरा, इट सेल प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन, द अमाउंट हो गया टू द ओनर। ठीक, ये बात है, इसको आप लिख देंगे, 31 लिख देंगे। फिर देयर आर 2 कंडीशंस इन विच स्टेट कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइवेट पर्सन, कब, इट शुड बी फॉर पब्लिक पर्पज, ये जो है लोकहित में होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, इट शुड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, ब्रैकेट में द अमाउंट, कंपनसेशन अमाउंट में टू इज ओनर। तो ये बात हो गई। और ये भी हम जानते हैं, पीछे हमने देखा कि इट वॉज क्या था, मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल, ये जो है मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल था। इट हैज कॉज्ड confrontation बिटवीन किसके बीच में, एससी एंड पार्लियामेंट। We know that in 1951, 31A(b) was introduced, लिख दीजिएगा, by first amendment and by 25th amendment, पीछे आपने पढ़ा, आर्टिकल 31C was introduced, इसका डिटेल दे दीजिएगा। उसके बाद इसको भी लिख दीजिएगा क्या, कि जो है इट हैज लेड टू नंबर ऑफ क्या का अमेंडमेंट्स, कुछ तो आपको याद ही होंगे, इतना पीछे पढ़े, पहला था, 7वां था, और क्या था, पहला था, चौथा था, पहला, चौथा, 7वां, 17वां, और इसी तरीके से 40वां और 42वां। इन अमेंडमेंट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था कंपेंसेशन का, उसको नलिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए बार बार प्रयास किए गए, और एट लास्ट इसका भी डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, एट लास्ट बाय 44 अमेंडमेंट 1978 आर्टिकल 31 एंड 19(1)(f) वाज एबॉलिश्ड, एबॉलिश कर दिया गया। एंड और ये कहाँ भेज दिया गया, 12th पार्ट में, पार्ट नंबर 12 में चैप्टर नंबर 4 डाल करके, राइट टू प्रॉपर्टी करके 300A में डाल दिया गया। और ये भी आप जानते हैं कि 300A में डालने का मतलब क्या हुआ, कि नाउ इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट, बट नाउ इट्स नॉट ए, क्या नहीं है ये फंडामेंटल राइट नहीं, इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट। कहने का मतलब है कि अब 300A में जाने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका लीगल राइट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इट इज आल्सो नॉट ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज आल्सो नॉट ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये बात हो गई, इसको आप लिख देंगे उसी में। और क्या,
और लास्ट में आकर के एक चीज और आती है कि इसके इम्प्लीकेशन क्या हुआ, व्हाट वाज द इम्प्लीकेशन, इसके यहां से वहां उठा करके करने का इम्प्लीकेशन क्या हुआ, ये जानने की चीज है। इम्प्लीकेशन क्या हुआ, इम्प्लीकेशन पहला तो ये हुआ कि इट कैन बी रेगुलेटेड, इट कैन बी रेगुलेटेड बाई only ordinary law. Now constitutional amendment is not needed, constitutional amendment is not needed। ठीक, अब ये हुआ कि संविधान संशोधन जरूरी नहीं है, सरकार एक ऑर्डिनरी लॉ बना करके किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। एक चीज तो ये हुई, और दूसरा ये हुआ कि इट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब ना कहिए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है अब जो प्रोटेक्शन है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव से है, बट लेजिस्लेचर से नहीं है। इसके बाद पहले तो जब ये 31 में था, फंडामेंटल राइट था, तो आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों से प्रोटेक्शन था, बट इट इज ओनली प्रोटेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव। और तीसरी चीज ये हो गई कि अब कोई जो है नो पर्सन कैन डायरेक्टली, नो पर्सन, ये पर्सन की बात हो रही है, जो कि इसमें सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों इंक्लूड है। नो पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू if the right of a person is violated, if the right to property of a person violated, तो क्या होगा, the aggrieved person, या कहिए in case of the violation, the aggrieved person cannot directly move to सुप्रीम कोर्ट अंडर 32, बिकॉज ये अभी फंडामेंटल राइट नहीं रहा, तो आप सीधे 32 का लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, बट स्टिल यू कैन यूज 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये बातें हो गई कि इट कैन बी रेगुलेटेड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय ऑर्डिनरी लॉ, इट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट लेजिस्लेटिव एक्शन, यू आर अवेयर ऑफ दैट। नो पर्सन, अब जो है क्या है कि इफ द पर्सन, अग्राइव्ड पर्सन, इन केस ऑफ द वायलेशन, द अग्राइव्ड पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली मूव टू, अब जो है अग्राइव्ड पर्सन जो है सीधे 32 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। हाँ, ये कि 226 का इस्तेमाल करके वो हाई कोर्ट जा सकता है। और चौथी बात यह है कि नो गारंटीड compensation in case of acquisition or reacquisition of private property। okay, ठीक। it is also true that in part 3 a few provisions still there are few provision which provides guarantee for क्या, compensation in case of acquisition of private property। ठीक, ये क्या है, ये पीछे देख चुके हैं हम लोग जब पढ़ रहे थे क्या 30, तो 30 बताया था हम लोगों ने, पढ़ा था कि इन 2 कंडीशंस, अभी भी जो है 2 कंडीशन ऐसी हैं फंडामेंटल राइट में ही हैं कि जिनके द्वारा कंपेंसेशन की व्यवस्था है। वो क्या है, 30 है। आपने देखा था 31 का ए था, 31A था, जो ये कहता था कि इफ द स्टेट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ, क्या था,
MEI माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उस समय पढ़ा रहे थे हम लोग ने MEI, याद है ना? वही वही है 31 का। ये कहता है क्या कि द स्टेट को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर वो एक्वायर करता है कोई प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? MEI की, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। आपको ये पढ़े थे हम लोग, ये 44th अमेंडमेंट 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, 44 अमेंडमेंट 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया था कि अगर स्टेट कोई जो है MEI माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो उसका पूरा कंपेंसेशन वो देगा। ठीक, 31 कहता है लैंड हेल्ड बाय ए पर्सन अंडर, और दूसरा है कि द लैंड हेल्ड बाय ए पर्सन अंडर पर्सनल कल्टीवेशन लैंड विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट, तो भी कंपेंसेशन देगा। कहने का मतलब कि अगर कोई ऐसी भूमि अधिग्रहित की जाती है स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, कैसी भूमि जिसको कि राइट अंडर कल्टीवेशन की लैंड है और लैंड इज विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स, और स्टैट्यूटरी लिमिट्स के अंदर है, तो भी कंपेंसेशन देगा। इसकी व्यवस्था कहाँ है? इसकी व्यवस्था है आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31A में इसकी व्यवस्था है, और इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई 17th अमेंडमेंट इन 1964। तो ये दो प्रोविजन है। तो मोटी मोटी यही बातें थी। ये पूछता है कि व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट, तो इसको हम लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे कि ओरिजिनल का साथ थे, बता दिया, पीछे सब हो गया। इम्प्लीकेशन में 4 चीजें हैं। इम्प्लीकेशन में हमने देख लिया, इम्प्लीकेशन में 4 चीजें क्या थी कि इट कैन बी रेगुलेटेड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ओनली बाय ऑर्डिनरी लॉ, इट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्शन, और तीसरा ये है कि एग्राइड पर्सन, जो एग्राइड पर्सन है, कैन नॉट डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर 32 because now it's not a fundamental right, it's still a constitutional right, it's not a part of basic structure। ठीक है। एंड चौथा है कि नो गारंटीड राइट फॉर कंपनसेशन, बट देयर आर 2 conditions are prescribed there, that is 31A A1 31A जो हम कल्चर एजुकेशनल राइट में हम पढ़ चुके हैं कि द स्टेट एक्वायर करता है अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसकी है, MEI की है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की है, तो उसका कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। ये 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जोड़ा गया। और दूसरी बात जो जोड़ी गई वो ये थी कि लैंड हेल्ड बाय ए पर्सन अंडर पर्सनल कल्टीवेशन एंड लैंड विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स, तो भी उसका कंपनसेशन देगा। ये बातें थी, आएगा, इसको आप एग्जाम में कर लेंगे अगर आप ध्यान से सुने हैं तो, है? और लास्ट में ये आप जान ही रहे हैं कि 31B और 31C क्या है? एक्सेप्शंस है राइट टू प्रॉपर्टी के। ये एक्सेप्शंस हैं। ये छोटी छोटी बातें थी, और मुझे लगता है कि ये कथा करीब करीब जो है एक मुकाम पे पहुंच गई। और अब हम जो है आगे फिर जरूरत पड़ने पे राइट टू प्रॉपर्टी के एस्पेक्ट्स को देखते रहेंगे, लेकिन अब हम मूव करेंगे आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसको पढ़ते हैं। ठीक, ओके।